Dear students, welcome to VS क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉस्टिंग बिट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81। Selling and distribution overhead are absorbed on the basis of first, rate per unit, second, percentage on works cost, third, percentage on selling price of each unit। तो क्या रेट पर यूनिट पे बांटा जा सकता है? बिल्कुल सर। वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे भी बांटा जा सकता है परसेंटेज में? बिल्कुल। सेलिंग प्राइस के परसेंटेज में? यस सर। तो एनी ऑफ द अबव। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 82। CAS 21 स्टैंड्स फॉर। तो बेटा CAS 21 होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो क्या कैपेसिटी डिटर्मिनेशन? नहीं। जॉइंट कॉस्ट? नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस? नहीं। आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13। CAS 13 किस चीज के लिए होता है? CAS 13 होता है कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। आंसर इज डी। आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 84 कहता है स्टैंडर्ड्स डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड होता है? बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए होता है CAS 22। CAS 22 क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 85। स्टैंडर्ड्स डील्स विद एवरेज इक्वलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एवरेज इक्वलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए CAS होता है बेटा CAS 5, दैट इज एवरेज एंड इक्वलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आंसर हो जाएगा डी। 85 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने में कौन सा आइटम नहीं लिखा जाता है? ए, कैरेज इनवार्ड लिखा जाता है बेटा, परचेज में इंक्लूड होता है मटेरियल में। परचेज रिटर्न परचेज में एडजस्ट होता है। सेल्स कमीशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट पेड बेटा ये फाइनेंस का आइटम होता है, फाइनेंस अकाउंट का नहीं आता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा डी। इंटरेस्ट पेड इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सक्लूडिंग वाहिल प्रिपेयरिंग। नॉट एक्सक्लूड मतलब किसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे? मतलब इंक्लूड करेंगे। ठीक है बेटा। गुडविल नहीं इंक्लूड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं इंक्लूड करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स बेटा फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड किया जाता है। आंसर हो जाएगा 87 का आंसर सी। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं होगा, इंटरेस्ट पेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंस। इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है? चलिए
कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन डायरेक्ट एक्सपेंस है, ड्राइंग्स एंड लेआउट्स डायरेक्ट एक्सपेंस है, हायर ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर जॉब ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्समैन का वेजेस नहीं है, रेंट नहीं है, मतलब 1 और 2, तो आंसर इज ए 1 एंड 2। तो 88 का आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट क्या होता है? तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट होती है, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल नॉन प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन नहीं बेटा, टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट आर प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ये प्राइम कॉस्ट होता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 90, which of the following item is not an element of works overhead? वर्क्स ओवरहेड का पार्ट नहीं होता, तो डेट इज सेल्स मैनेजर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। तो बेटा आंसर प्लांट मैनेजर यस, रिपेयर यस, तो आंसर इज ए सेल्स मैनेजर की सैलरी। क्वेश्चन नंबर 91, इन रिकंसिलिएशंस statement expenses shown only in financial accounts are reconciliation statement, ये कल का भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, पार्ट नंबर 2 में भी किया था हमने। वो एक्सपेंसेस जो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाए जाते हैं, तो इससे बेटा फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। कॉस्ट के बराबर लाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स, जो एक्सपेंसेस केवल कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाए जाते हैं उनका क्या करोगे? तो बोले कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाया है, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, तो या तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा या कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनेंस प्रॉफिट। आंसर इज बी। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व आर एडेड टू फाइन। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कौन सा आइटम है बेटा? ये फाइनेंस का आइटम है। फाइनेंस का आइटम है, मतलब इससे फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया। फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया मतलब आपको फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा 93 का आंसर हो जाएगा ए, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 94, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने इनकम दिखाई है, तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, तो या तो कॉस्ट में ऐड कर दीजिए या फाइनेंस में माइनस कर दीजिए। तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 95, 95 में क्या बोला है? इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्लोजिंग स्टॉक बेटा जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, तो ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कौन से अकाउंट में? फाइनेंस अकाउंट में। तो फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। अब या तो फाइनेंस अकाउंट में प्लस कर दो या कॉस्ट अकाउंट में माइनस कर दो। तो इसने बोला है एडेड टू फाइनेंस अकाउंट। आंसर हो जाएगा बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 96, इंटीग्रल अकाउंट्स एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग। कल भी किया था बेटा ये क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, जब आप कॉस्ट के अकाउंट्स और फाइनेंस के अकाउंट अलग अलग नहीं रखते हैं तो आपको कौन सा अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है? आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल नहीं बनाना पड़ता है।
आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 97, what entry will be passed under integrated system for payment to creditors for supplies made? क्रेडिटर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आंसर इज ए। 98, the accounting entry in integrated accounts for recording sales will be। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में सेल्स रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? इंटीग्रेटेड का मतलब बेटा आप कॉस्ट एंड फाइनेंस को अलग अलग नहीं रखते हैं, एक साथ रखते हैं। तो सेल्स की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आंसर हो जाएगा बेटा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना, कहां पे एब्जॉर्ब करोगे बेटा? WIP कंट्रोल में। तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 100, जॉब कॉस्टिंग कहां काम आती है बेटा? जॉब कॉस्टिंग वहां काम आती है जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अलग अलग डिजाइन होती है, रिपेयरिंग शॉप में अलग अलग काम होता है, प्रिंटिंग प्रेस में अलग अलग काम होता है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। 99 का आंसर था बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 101, इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड ऑन ए मंथली बेसिस। नहीं बेटा, जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट जॉब बेसिस पे, मतलब बाय स्पेसिफिक जॉब। आंसर होता है बी। क्वेश्चन 102 क्या बोलता है? द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर्स। अभी अभी बात की थी, जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंट हो वहां पे कौन सी चीज काम आएगी बेटा? वहां पे जॉब कॉस्टिंग काम आएगी। कॉस्ट प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ। कॉस्ट प्राइस कहां पे फिक्स्ड नहीं होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, एस्केलेशन क्लोज, डी एस्केलेशन क्लोज, ऑल ऑफ द अबव। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट प्राइस फिक्स नहीं होता है। जो भी आपकी कॉस्ट होती है उसमें एक फिक्स्ड रेट से प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है। 104, द मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन। जॉब कॉस्टिंग में सारे एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होते बैच, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, ये है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लगभग सारे खर्चे किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं, डेट आर डायरेक्ट खर्चे होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं। 104। क्वेश्चन नंबर 105, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली इंटर्ड इनटू दोज केसेस जहां पे कॉस्ट सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड होता है, वहां पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को काम में लिया जाता है। आंसर इज बी। 105 का आंसर होगा बेटा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? प्रोसेस अकाउंट बनाया जाएगा? नहीं। जॉब कॉस्ट शीट? नहीं। प्रोडक्शन अकाउंट? नहीं बेटा, कॉस्ट शीट बनाई जाती है। सिंपली कॉस्ट शीट बना के कैलकुलेट कर लिया जाता है। पहले कॉस्ट लिखा जाता है, सारी कॉस्ट कैलकुलेट करो, उसे डिवाइड करते हैं कॉस्ट यूनिट से, तो आ जाता है कॉस्ट पर कॉस्ट यूनिट। डन। तो आंसर इज ए।
107 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लीकेबल टू। बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां अप्लीकेबल होती है? सर्विस इंडस्ट्री में अप्लीकेबल होती है। तो हॉस्पिटल एक सर्विस इंडस्ट्री है, सिनेमा एक सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस इंडस्ट्री है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन ये पहले आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन 108 ये भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, सेम कंट्रीब्यूशन पूछा है बेटा। कंट्रीब्यूशन सबसे पहले सेल्स 90,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 75%, दैट इज 67,500। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 22,500। आंसर इज 22,500। 108 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 109 वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन टोटल? ना बेटा, वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। रिमेन फिक्स्ड पर यूनिट, बिल्कुल बेटा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 110 इफ सेल्स, ये कहता है सेल्स कितनी है? सेल्स आपकी है बेटा 1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 50,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1,00,000। बेटा पीवी रेशियो कितना होगा? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, that is 66.667%. आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11 कल भी था बेटा, पार्ट नंबर 2 में भी। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मार्जिनल कॉस्ट कहता है हम वेरिएबल को अलग करेंगे, फिक्स्ड को अलग करेंगे। तो ये क्या है? दिस इज बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन को काम में लेता है। क्वेश्चन नंबर 112 पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ दैट। बेटा पीवी रेशियो का फॉर्मूला अभी मैंने बोला था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो या तो कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेलिंग प्राइस कम होगा तो वे पीवी रेशियो भी कम होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम होगा। वेरिएबल कॉस्ट कम होगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा डी आंसर। 112 का आंसर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज एडॉप्टेड। डिफरेंशियल कॉस्ट की टेक्निक को एडॉप्ट किया जाता है पीवी रेशियो निकालने के लिए? नहीं। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है बेटा टू ऑल्टरनेटिव के डिफरेंस की कॉस्ट। तो बेटा टू मेक चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 114 डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस तरह से भी इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 115 कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? ये क्वेश्चन भी पार्ट 2 का था। कंट्रीब्यूशन इज 3 लाख। सेल्स कितना है? सेल्स है 15 लाख। तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 20%। तो आंसर हो गया बेटा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 ये कहता है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और होता है सेल्स
माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सॉरी ऐसे लिखो 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो 100 माइनस 40%, आंसर इज बेटा 60%। अगर 100% सेल में से 40% वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 60%, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 117, फिक्स कॉस्ट 30,000, पीवी रेशियो है 20%। तो बेटा बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 30,000 का, पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो है 20%, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 1,50,000। एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट हम कहते हैं कि साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब अगर एक्चुअल कॉस्ट माइनस में ज्यादा है तो हमारा वेरिएंस एडवर्स आएगा। एडवर्स मतलब अनफेवरेबल वेरिएंस। तो आंसर हो जाएगा बेटा बी। 117 का आंसर भी था बी। क्वेश्चन नंबर 119, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज नॉन एज। अभी अभी निकाला था बेटा, वेरिएंस का फॉर्मूला ही क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 120, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए नहीं, सीवीपी एनालिसिस के लिए नहीं, एज बेसिस फॉर प्राइस फिक्स और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कि हमारी कॉस्ट कम लग रही है, हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, उस चीज के लिए हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 121, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है 20, स्टैंडर्ड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 5 kg, स्टैंडर्ड मटेरियल 100 यूनिट बनाने में, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 मल्टीप्लाइड बाय 500, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड प्राइस बोल दो 20, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया बेटा 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, 10,000। 121 का आंसर हो गया बेटा डी 10,000। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताइए। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15,000, एक्चुअल कॉस्ट है 16,200। ये पार्ट नंबर 1 में भी था बेटा, पार्ट नंबर 2 में भी था, पार्ट नंबर 3 में भी है। 1200 एडवर्स, तो बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 123, फॉर द पर्पज ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 124, कॉस्ट वेरिएंस इज डिफरेंस बिटवीन, किस किस का डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट का, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो गया बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साहब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मटेरियल कितना है, स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगता है, मैं पूरी टेबल बना देता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है साहब, तो हमने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 500, स्टैंडर्ड प्राइस 20, तो टोटल हो जाना चाहिए 10,000, एक्चुअल क्वांटिटी है 520, स्टैंडर्ड प्राइस है 22, तो ये हो गया 11,440। अब बेटा इसने कौन सा वेरिएंस पूछा है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, 500 माइनस 520 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये हो गया 400 एडवर्स। 125 का आंसर हो गया बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी, सेम ही क्वेश्चन है, उसने आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है। बेटा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, इसी क्वेश्चन में मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल देता हूं आपको। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 10,000 माइनस 11,440 डेट इज 1440 एडवर्स। तो आंसर हो जाएगा बेटा 126 का आंसर होगा बी। इसका आंसर भी था बी। क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट 10 रुपए, एक्चुअल आउटपुट कितना है 800 यूनिट। तो बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक यूनिट बनाने में 10 लगता है, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 डेट इज 8000 केजी। आंसर इज 127 का आंसर हो जाएगा बेटा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, बजट्स आर शोन इन, बजट कैसे कैसे बताया जा सकता है, क्या बजट में क्वालिटी बताई जा सकती है, नहीं, बजट क्वांटिटेटिव हो सकता है, बजट मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, तो बोथ बी एंड सी। आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। मास्टर बजट में क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है, तो बेटा 129 प्रोडक्शन शेड्यूल आता है क्या, प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं आता। आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट। पहले भी आया था पार्ट 1 में भी, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, मोटिवेटेड मैनेजर्स होते हैं, यस, इंप्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन होता है, यस, मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेटा बजट की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट हो जाए ये जरूरी नहीं है। आंसर इज डी। तो बेटा आज हमने 130 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप कमेंट करें, बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीएस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।